प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे विशेषण शीर्षक से। आज की कक्षा जो है वो प्रतियोगी परीक्षा और फर्स्ट ईयर के हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होंगे। जैसा कि अपन एक एक शीर्षक के वस्तुनिष्ठ व्याख्यात्मक रूप से देख रहे हैं, ठीक उसी क्रम में आज आगे अपन विशेषण टॉपिक से प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न एक होगा जिसके 4 ऑप्शन और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपन साथ साथ पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, विशेषण से जुड़ा प्रश्न है आपके सामने कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भाववाचक जो संज्ञा, आप जानते हैं संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिसमें से अपन किसकी बात कर रहे हैं? भाववाचक संज्ञा। भाव, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाव का मतलब क्या होता है या भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप जानेंगे कि भाव किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, भाव की परिभाषा जिसे न देखा जाए न छुआ जाए, केवल इंद्रियों से महसूस किया जाए। जो महसूस किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। तो इनमें से आपको देखना है कि भाव कौन सा है। और भाववाचक संज्ञा से निर्मित क्या देखना है? विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो आप जानते ही हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मुख्यतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और 5वां होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब भाववाचक संज्ञा में भाव की परिभाषा हम समझ गए कि जिसे न देखा जाए न छुआ जाए उसी को अपन क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। पहला विकल्प है आपके सामने चलता, दूसरा प्यारा, तीसरा रंगीन और चौथा विकल्प है ऊंचा। तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्यारा। प्यारा शब्द जो है, विशेषण जो है वो भाववाचक संज्ञा से बना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमें गरीबों पर सहायता करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्द आपका कौन सा है इसमें से? गरीबों। तो आपको ये देखना है कि हमें गरीबों पर सहायता करनी चाहिए। गरीबों पर नहीं, हमें गरीबों की, यहाँ पर की जगह क्या पढ़ा जाए? की। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसमें गरीबों जो रेखांकित पद दे रखा है वो बताना है कि अवस्था सूचक विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो गरीबों की सहायता करनी चाहिए, इसमें रेखांकित पद जो है वो क्या है? तो रेखांकित पद जो है वो गरीबों जो कह रहा है, मतलब क्या कर रहा है? विशेषता प्रकट कर रहा है, गरीबों की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए वो क्या कह रहा है? गरीबों। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। केवल गरीब होता तो गरीब संज्ञा से जुड़ा है ना, और क्रिया तो हो ही नहीं सकता है। तो गरीब की विशेषता विशेषण शब्द क्या बन जाएगा? क्यों? गरीबों बन जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण चुनिए। आपको इसमें से किस प्रकार के विशेषण का चुनाव करना है? परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रहे, परिमाण शब्द है, परिमाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है माप तोल, है नाप तोल। परिमाण का मतलब किससे है? नाप तोल से। यानी वे शब्द या ऐसी संज्ञाएं जिससे मापतोल का बोध होता है, यानी मात्रात्मक इकाई का बोध होता है, वे सब क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तो भलाई, भलाई को मापा और तोला नहीं जा सकता है। मिठास, तो मिठास में आस प्रत्यय लगाए तो भाववाचक संज्ञा हो गई। स्वयं, तो स्वयं क्या होता है? तो स्वयं सर्वनाम शब्द है। और थोड़ा, थोड़ा क्या होता है? थोड़ा, ज़्यादा, है ना, कम, ज़्यादा अपन जो कहते हैं। तो थोड़े से अपन को मापतोल का बोध हो रहा है, तो मापतोल का बोध इसमें से किससे हो रहा है? थोड़ा से। तो थोड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाण शब्द का आप ध्यान रखना, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मापतोल। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक शब्द होता है परिणाम और परिणाम का अर्थ होता है जिसे आप क्या कहते हैं? रिजल्ट, है ना। इसका अर्थ होता है नतीजा। ये युग्म शब्द में भी पूछा जाता है, परिमाण और परिणाम।
तो परिमाण का मतलब मापतोल है और परिणाम का मतलब क्या होता है, नतीजा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ के अनुसार विशेषण के भेद बताने हैं कि अर्थ की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रहे, अर्थ की दृष्टि से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 5वां प्रश्न, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के दोष, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए वह कहलाता है। आपको प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। ये किसी एक विशेषण की पूरी क्या दे रखी है, परिभाषा दे रखी है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु है ना, व्यक्ति या वस्तु के दोष है, आकार है, अवस्था है, स्थिति है, स्वभाव, दशा, इन सब बातों का जो बोध कराता है, क्या वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, क्या वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, क्या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, या गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो 5वें का यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के दोष, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, पुराना, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर ये विशेषण बोध कराते हैं। ये किस प्रकार के विशेषण का बोध करा रहे हैं। तो ये जो विशेषण शब्द हैं, क्या इनका संबंध किसी अवस्था से है, क्या इनका संबंध किसी दशा से है, क्या इनका संबंध काल से है, क्या इसका संबंध स्थान से है। काल का मतलब क्या है, समय। पुराना, प्राचीन, नवीन, तो ये सारे किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये कहलाते हैं कालबोधक। यानी इससे किसका पता चलता है, समय का पता चलता है। अगला 7वां प्रश्न देखें, बुरा, खराब, उद्दंड, जहरीला, है ना, ये विशेषण बोध कराते हैं। बुरा है, खराब है, उद्दंड है, जहरीला है। क्या ये गुणबोधक विशेषण हैं, क्या दोषबोधक हैं, क्या कालबोधक हैं, या अवस्था बोधक हैं। तो 7वें का उत्तर क्या होगा, बुरा, खराब, उद्दंड, जहरीला। तो कहते हैं ना कि वह बहुत खराब है, तो ये किसका बोध कराता है, गुणों का। तो ये सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं, गुणबोधक। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला। 8वां प्रश्न देखते हैं, लंबा, चौड़ा, मोटा, छोटा, बड़ा ये विशेषण बोध कराते हैं। इन विशेषण शब्दों का संबंध इन 4 में से किससे, क्या ये गुणबोधक हैं, क्या ये दोषबोधक हैं, क्या आकार बोधक हैं, या अवस्था बोधक है। तो लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, ये जो भी सारे शब्द होते हैं, इससे हमें किसका बोध होता है, तो इससे हमें आकार का बोध होता है। ये सारे क्या हैं, आकार बोधक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योत्सना गुलाबी कमीज पहनकर आई। ज्योत्सना गुलाबी कमीज पहनकर आई वाक्य में विशेषण है। आपके सामने एक सेंटेंस दे रखा है कि ज्योत्सना गुलाबी कमीज पहनकर आई। इस पंक्ति में विशेषण क्या है, ज्योत्सना। तो देखो, ज्योत्सना तो विशेषण नहीं है, बल्कि ज्योत्सना इसमें क्या है, संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का जो शब्द बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, संज्ञा। तो ज्योत्सना संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। ज्योत्सना कैसी संज्ञा है, तो ज्योत्सना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुलाबी कमीज और पहनना, तो देखिए यहाँ से आपको क्या पूछा जा रहा है, विशेषण। तो ज्योत्सना कैसी कमीज पहन के आई, तो गुलाबी। तो जितने भी रंग बोधक शब्द होते हैं, काला, पीला, नीला, हरा, आसमानी, गुलाबी, जितने भी रंग बोधक शब्द हैं वो सारे क्या होते हैं, गुणबोधक विशेषण होते हैं। तो ये सारे शब्द क्या किसका बोध करा रहे हैं, जो भी रंग बोधक होते हैं। तो गुलाबी क्या है, रंग, और रंग बोधक शब्द सारे के सारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो इस पंक्ति में विशेषण कौन सा है, गुलाबी। और किस प्रकार का शब्द है गुलाबी विशेषण में, तो आप क्या कहेंगे, गुणबोधक, गुणवाचक। रंगबोधक है और गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण। अगला, उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं वाक्य में विशेषण है। तो इसमें 5 लड़के, लड़के संज्ञा है, उससे पहले क्या आया, 5।
तो 5 जो है वो निश्चित संख्या है या अनिश्चित संख्या। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो उस मैदान में 5 लड़के तो निश्चित है, तो ये किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर 5 की जगह ये होता कि कुछ लड़के, तो क्या हो जाता? अनिश्चित संख्यावाचक। वैश्विक आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वाक्य में विशेषण का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पे करोड़ों लोग जो रेखांकित कर रखा है, इसमें हमें बताना है कि इसमें निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है या निश्चित संख्यावाचक है। देखिए, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। ठीक वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। संख्या और परिमाण में अंतर क्या होता है? तो ये जानिएगा कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं उनमें मुख्य अंतर होता है संज्ञा का। यदि संज्ञा गिनने योग्य है, गणनीय है, तो वो संख्यावाचक में जाएगा, और अगर संज्ञा मापतोल की इकाई है तो वो किस में जाएगा? परिमाण में जाएगा। और निश्चित संख्या का बोध कराएगा तो निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा तो अनिश्चित संख्या। अब देखिए, करोड़ों लोग, तो लोगों को तो हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, तो संज्ञा तो गणनीय हो गई, इसका मतलब ये किसका भाग है? संख्यावाचक। लेकिन करोड़ों, अब करोड़ों से कोई निश्चितता का बोध हो रहा है या अनिश्चितता का? अगर करोड़ होता तो करोड़ का आशय हम 1 करोड़ से लेते, 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा होता तो निश्चित संख्या होती। लेकिन करोड़ों लोग, करोड़ों में कितने करोड़, इसका हमें बोध नहीं हो रहा, और लोग जो लिखा है वो गणनीय लोगों को तो अपन गिन सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चितता का बोध नहीं हो। कभी भी ऐसा आ जाए कि लाखों, 20, 50, हजारों, ये सारी क्या होते हैं? अनिश्चित संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, वाक्य में विशेषण है। ये जो पंक्ति आपको दे रखी है, इसमें आपको कौन सा विशेषण दिखाई दे रहा है? मुझे, थोड़ा, बच्चे या दूध। तो इसमें विशेषण कौन सा होता है? मैंने अभी भी कहा कि परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं उससे किसका बोध होता है? मापतोल का बोध होता है। तो यहाँ पे थोड़ा शब्द हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा, ज़्यादा, कम, बहुत, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये जो पंक्ति दिख रही है, इसमें थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा से पहले आकर उस क्षेत्र को सीमित कर दे, तब वह सर्वनाम न रहकर क्या बन जाए? जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा से पहले आकर उस क्षेत्र को सीमित कर दे, तब वह सर्वनाम न रहकर क्या बन जाता है? ये सर्वनाम के अंदर की दृष्टि से और विशेषण की दृष्टि से देखें तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सर्वनाम और विशेषणों में जो अंतर है वो आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द जो हैं, उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषणों में भी होता है। और कौन से विशेषण में होता है? तो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पूर्व यानी पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो वो सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बनता है। ये बात आप अच्छे से याद रख लेना। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर ये हो कि वह नहीं आया, वह नहीं आया, दोनों में अंतर समझना कि सर्वनाम कहाँ होता है और विशेषण कहाँ होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि वह छात्र नहीं आया,
वह छात्र नहीं आया। ठीक है, दो वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं, वह नहीं आया और वह छात्र नहीं आया। अगर सर्वनाम शब्द किसी क्रिया से पहले आते हैं तो सर्वनाम ही रहते हैं, या दो सर्वनाम शब्द एक साथ आ जाते हैं तो भी वहाँ सर्वनाम ही रहता है। लेकिन सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आ जाता है और उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है तो वो संज्ञा न रहकर क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब नहीं कोई संज्ञा नहीं है, नहीं से पहले वह आया, तो यहाँ तो वह क्या है? ये तो वह जो है वह नहीं आया, ये निश्चित, ये क्या कहलाएगा? तो ये निश्चयवाचक क्या है? सर्वनाम, क्योंकि निश्चितता का बोध करा रहा है कि वह नहीं आया। और वह छात्र नहीं आया, ये जो वह है ये क्या कहलाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि ये वह किससे पहले आया है? संज्ञा से पहले आया। फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो और वह उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करे तो वह सर्वनाम न रहकर क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण, जिसका उदाहरण आपके सामने है। और प्रश्न देखिएगा कि वही बात कह रहा कि सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा से पहले आकर, इस बात को आप समझ लो, उस क्षेत्र को सीमित कर दे तब वह सर्वनाम न रहकर क्या बन जाता है? तो वो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको कौन सा विशेषण ढूंढना है? परिमाणवाचक विशेषण। उस सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे, मुझे 4-5 हज़ार रुपये दे दो। 5-5 छात्रों के लिए एक कमरा है, बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। शब्द शुद्धि की दृष्टि से आप एक शब्द याद रखना। आप अक्सर कहते हैं कि हम बारात में जा रहे हैं, तो बारात शब्द व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द होता है। बारात की जगह आप क्या बोलें? बारात। बारात शब्द शुद्ध है, बारात शब्द अशुद्ध है। ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से आप अपने जहन में रखें। प्रश्न कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो देखिए उस सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे, इसमें कहीं भी माप तोल की जानकारी नहीं मिल रही। मुझे 4-5 हज़ार, इसमें भी मापने तोलने वाला कुछ भी नहीं। 5-5 छात्रों के लिए एक कमरा, इसमें भी माप तोल की जानकारी नहीं। बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल। अब चावलों को क्या किया जाता है? तोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा? तो चौथा सही है। और 4 क्विंटल चावल कह रहा है तो परिमाण में निश्चित है या निश्चित है? तो 4 क्विंटल क्या होता है? निश्चित। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। और अगर आता कुछ क्विंटल चावल तो क्या हो जाता? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने विशेषण टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास किया है। तो अच्छे से आप इन 15 प्रश्नों को समझिएगा। ये 14वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन अपन और देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा था, वाक्य में कौन से प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ? मैंने अभी भी कहा कि जितने भी रंगबोधक शब्द होते हैं उन सब में कौन सा विशेषण होता है? तो गुणवाचक विशेषण होता है। और बात कर रहा है लाल घोड़ा, तो लाल जैसे ही कलर देख लिया आप सीधा सीधा क्या कर दें? गुणवाचक विशेषण। एक और अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जिसको विशेषण अच्छे से आते हैं उसको कर्मधारय समास को समझने में भी मदद मिलती है। अगर कोई रंगबोधक शब्द आपको समास में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें कि वहाँ पर आपका उत्तर कर्मधारय समास होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ काली मिर्च, तो काला क्या होता है? रंग। तो मिर्च कैसी है? काली है। तो विशेषण जहाँ आ जाते हैं वहाँ पे समास कौन सा होता है? तो कर्मधारय समास होता है। ये बात भी आप साथ में याद रखेंगे। तो इन 15 प्रश्नों के माध्यम से विशेषण को हमने बहुत सारी बातें जानने का प्रयास किया है। तो इन प्रश्नों के साथ साथ मैंने जो बाकी व्याख्या आपको बताई है वो भी आप अच्छे से याद रखेंगे तो विशेषण वाले टॉपिक में कोई गलती नहीं होगी।
फिलहाल यहीं तक बातें आप ध्यान रखिएगा, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।